तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम करते हैं। आपके जेई के सिलेबस में ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है और जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने यूज़ किया था अपने एटॉमिक मॉडल प्रपोज करने के लिए, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो वो भी आपके सिलेबस में है। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम करने के पहले एटॉमिक थ्योरी की एक थोड़ी सी ना हिस्ट्री देखते हैं कि एटम के बारे में जो अपनी जानकारी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, हिस्टोरिकली हमारा परसेप्शन जो है वो किस किस तरह से जो है चेंज हुआ। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में अपन ये हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है, 10-15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसको आप देखें, आपके सिलेबस में नहीं है ऑब्वियसली, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो। अच्छा, इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि भाई जैसे साइंटिस्ट जो है वो ऐसी चीज़ के बारे में जिसको वो फिजिकली देख नहीं सकते हैं, है ना, भाई एटम तो इतना छोटा होता है जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, कैसे हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि एटॉमिक लेवल पे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से हो सकता है। तो क्या चीज़ हम देखते हैं बड़े वाले स्केल पे जिससे हम अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप देख लें। तो ये एटम जो नाम है, नाम इटसेल्फ जो है वो बहुत पुराना है। 5th सेंचुरी बीसी में, है ना, लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पहले एक कोई ग्रीक फिलोसफर थे, है ना, डेमोक्रिटस। तो उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था कि मैटर जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे बना हुआ होता है, और उन्होंने जो है वो इस पार्टिकल को एटॉमॉस नाम दिया। ठीक है, एटॉमॉस जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक फिलोसफर थे, ये ग्रीक वर्ड है, और इससे ही जो एटम का नाम जो है वो इसी वर्ड से पड़ा है। अच्छा, उसी टाइम पे एक फेमस ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, है ना, एरिस्टोटल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो एरिस्टोटल ने मैटर के बारे में क्या बोला? तो एरिस्टोटल ने कहा कि मैटर मतलब जितने सब्सटेंसेस हैं उनके बेसिक एलिमेंट जो है वो 4 ही हैं। कौन कौन से? फायर, अर्थ, वाटर और एयर। ठीक है, तो उनका बेसिकली ये कहना था कि जैसे अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस है उसमें किसी में वाटर का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, किसी में अर्थ का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, है ना। जैसे सपोज कोई लीफ है तो लीफ में जो है वो पानी ज़्यादा होगा, फायर कम होगा, है ना। कोई दूसरी तरह की चीज़ है तो जिसमें, है ना, हो सकता है अर्थ का कंपोनेंट ज़्यादा हो, एयर का कंपोनेंट कम हो। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं, पर बेसिक एलिमेंट्स जो है वो 4 ही हैं। अच्छा, अरिस्टोटल ने इस पे भी कुछ नहीं कहा कि अलग अलग तरह के जो कंपाउंड्स हैं या अलग अलग तरह के मटेरियल हैं वो बनते कैसे हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, वाटर और एयर, आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। पर एरिस्टोटल को जो है वो सभी लोग मानते थे, है ना, उनकी बात में काफ़ी वजन था, तो सभी लोगों ने उनकी बात को माना। तो काफ़ी एक लंबे टाइम तक इस पे और कोई बहुत ज़्यादा, है ना, एनालिसिस हुआ नहीं। तो एटम के बारे में नेक्स्ट मेजर थिंकिंग या एटॉमिक थ्योरी जो है वो आप सोचें कि इसके लगभग 2000 साल बाद, है ना, जॉन डाल्टन थे, एक इंग्लिश केमिस्ट थे, है ना, फिजिसिस्ट नहीं थे, केमिस्ट थे। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की जिसको अपन डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो डाल्टन ने क्या बोला? तो डाल्टन, जैसे मैंने कहा कि एक केमिस्ट थे, तो वो अलग अलग केमिकल्स को कंबाइन करके नए केमिकल्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो उनको ये आइडिया था कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन किस तरह से करते हैं। तो उन्होंने 1807 में एक एटॉमिक थ्योरी जो है उसको प्रपोज किया। तो उसमें थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि आप सोचिए, जो चीज़ डेमोक्रिटस ने बोली थी 2000 साल पहले, एक तो उसको उन्होंने रिपीट किया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर कुछ नहीं है, एक यूनिफॉर्म एक बॉडी है, इंडिविजिबल है, जो कि हर एक एलिमेंट में होती है, जिसको हम एटम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ उन्होंने क्या बोला कि अलग अलग एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग तरह के एटम से बनते हैं। ठीक है, और जिनका मास जो है वो अलग अलग होता है। ये जैसे आज की तारीख में हमको ऑब्वियस लगता है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटम जो है वो डिफरेंट होगा, या, है ना, गोल्ड का एटम जो है डिफरेंट होगा।
जिस टाइम पे इन्होंने ये प्रपोज किया था, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या बोला कि ऑल कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला, ऑल कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन द सेम रेशियो इन अ कंपाउंड, ठीक है। मतलब क्या निकला कि जैसे सपोज दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन, है ना, कंबाइन करके यदि कोई गैस बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक सर्कमस्टेंसेस में तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 बनाएं और किसी दूसरे सर्कमस्टेंस में वो कंबाइन करके CO4 बना दें, है ना, या कहीं कंबाइन करके CO5 बना दें। ऐसा नहीं होगा। मैं ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई जैसे एक तो CO2 गैस होती है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस होती है ना, तो दो तरह से वो कंबाइन कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी तरह से C2O5 करके कंबाइन कर जाएं या इस तरह से, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखिए मतलब कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डाल्टन फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को कंबाइन करते रहते थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए मैं थोड़ी इसको मिटा देता हूँ। तो उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो किस रेशियो में कंबाइन करते हैं उसके बारे में एक लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बोलते हैं उसको। और आप इमेजिन करें उस टाइम पे उनको, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत दूर की बात है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मालूम था। पर फिर भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है प्रपोज किया। और ये लॉ जो है क्या बोलता है, इसको देखते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली ये बोलता है कि यदि कोई भी एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट जो है, यदि कोई भी दो एलिमेंट यदि अपन ले लें, वो यदि दो तरह से कंबाइन करते हैं, है ना, तो यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना। उन्होंने किस केमिकल्स को लेकर के ये रिसर्च किया था, ये उसमें नहीं जा रहे हैं अपन, जो उन्होंने लॉ में बोला था उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे CO2 वाले केस में यदि हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही, 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही, ठीक है। और यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो इसमें 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो डाल्टन ने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, दो तरह से कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट से, है ना। इसमें एक बार में दो एटम लग रहे हैं और दूसरे वाले केस में एक ही एटम लगा, ठीक है। ये तो इसलिए हमको मालूम है क्योंकि आज की तारीख में हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्पोजिशन ये है। डाल्टन के टाइम पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन जो अपने पास में है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। आप देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो दो तरह से कंबाइन कर रही है, तो ऑक्सीजन जिस मास में कंबाइन कर रही है दो अलग अलग मटेरियल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका रेशियो जो है वो होल नंबर्स होगा, है ना। मतलब क्या हो गया, जैसे 2:1। आप देख रहे हैं यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, तो ये 2:1 का रेशियो है जिसमें ये ऑक्सीजन कंबाइन कर रही। अच्छा, इसको यदि आप इंटरप्रेट करें तो ऑक्सीजन यदि एटॉमिक लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर मास का नहीं यदि होता है, ठीक है, ये वाला पोस्टुलेट आप देख रहे हैं, ये वाला पोस्टुलेट कि कोई भी एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका अलग अलग मास होता है और वो मास फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आज ये मास है और कल कुछ दूसरा मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट हुए बगैर ये चीज हो ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वाले केस में क्या है, एक ऑक्सीजन आइटम लग रहा है और इस वाले केस में दो ऑक्सीजन आइटम लग रहे हैं, तो इनका रेशियो जो है वो होल नंबर में आएगा। तो आज की तारीख में हमको लग सकता है कि बहुत, है ना, बड़ी चीज़ नहीं है, बट उस टाइम पे जब हमको इसके बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं हो और हमको ये तक नहीं मालूम हो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम्स आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, इस चीज़ को पोस्टुलेट कर देना छोटी बात नहीं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद में एटम के अंडरस्टैंडिंग में नेक्स्ट मेजर जंप कब आया, जब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया।
तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी अपने आप में है ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, उसको देखते हैं। तो अब जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम करते हैं। ये मॉडल जे थॉमसन ने कब प्रपोज किया था? 1897। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने डाल्टन का एटॉमिक मॉडल देखा था। वो डाल्टन ने कब प्रपोज किया था? 1807 में। आप देखिए 90 साल बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ डाल्टन के एटॉमिक मॉडल पे। और मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था? डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब एटम के अंदर कोई अलग से कोई पार्टिकल नहीं है, पूरा एटम जो है वो एक सिंगल पार्टिकल है। जे थॉमसन ने क्या बोला कि एटम के अंदर अलग पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने ये वर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं यूज किया था, उन्होंने कोई दूसरा वर्ड यूज किया था, अभी देखेंगे अपन। पर मेन डिफरेंस यही है कि जे थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर भी अलग पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या चीज़ बताया कि एक तो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दूसरा, इस पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का ई अपॉन मास का जो रेशियो है, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है, उसको कैलकुलेट किया है ना। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये 3 चीजें बताई। तो अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको आप देखें कि इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज पार्टिकल जो है वो एक तरह से हमने डिस्कवर किया जे थॉमसन के साथ में 1897 में। पर ऐसा नहीं है कि चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, इसके पॉइंट पे जे थॉमसन के पहले कोई रिसर्च हुई ना हो। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अपन ने चैप्टर किया था, उसकी मेजॉरिटी फाइंडिंग जो है वो 1897 के पहले हो चुकी थी। हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं मालूम था, पर चार्ज पार्टिकल के बारे में तो बहुत कुछ मालूम था, ठीक है। इन द सेंस कि आप देखें कूलम्स लॉ, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ किया था। कूलम जो है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। अच्छा, इन्होंने कूलम लॉ जो है वो कब प्रपोज किया? इन्होंने कूलम लॉ प्रपोज किया था 1785 में। आप सोच सकते हैं, ये जो रिलेशन अपन ने देखा था कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स क्या होता है, ये तो कूलम ने प्रपोज कर लिया था 1785 में ही। इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं थी, पर चार्जेस होते हैं इसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी थी। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, तो उस टाइम पे हम चार्जेस को विजुलाइज कैसे करते थे? तो कूलम जो है वो चार्जेस को एज अ फ्लूइड विजुलाइज करते थे, नॉट एज अ पार्टिकल, एज अ फ्लूइड, है ना। उन्होंने जो 1985 में बेसिकली 3 पेपर्स पब्लिश कराए थे, 3 पेपर्स पब्लिश किए थे, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जैसे 2 कंडक्टर्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको मालूम है कि उसमें चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। 2 कंडक्टर्स को यदि हम कॉन्टैक्ट में ले आए और एक कंडक्टर पे यदि चार्जेस हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट के पहले, तो कॉन्टैक्ट होने के बाद में कुछ चार्जेस जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि फाइनल पोटेंशियल दोनों स्फीयर्स का सेम हो जाए, ये तो अपन देख चुके हैं। तो इस चीज को कूलम ने भी रिकॉग्नाइज किया था। और कूलम ने क्या बोला था कि जब कंडक्टर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, ये जो फ्लूइड की जो बात हो रही है ना, फ्लूइड के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। तो फ्लूइड गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ये इन्होंने इन पेपर्स में लिखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा था? हमने गॉस लॉ देखा था, ठीक है। गॉस जो है वो एक
जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने गॉस लॉ कब दिया? उन्होंने गॉस लॉ दिया 1835 में। आप देख रहे हैं, इस टाइम तक भी इलेक्ट्रॉन का कोई अता पता नहीं था अपने को। इस टाइम पे भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन और गॉस लॉ ये 1897 से कहीं पहले साइंटिस्ट जो है वो कर चुके थे। ये जो है ये 1835 है, 1885 नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद में किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है, ये लॉरेंट्ज ने दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको लोरा करके बोलते हैं, बट ये लॉरेंट्ज ने दिया। ये भी अपन देख चुके हैं, है ना, ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड में क्यू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इन्होंने कब दिया? 1895, जो जे थॉमसन के मॉडल के 2 साल पहले। हालांकि लोग बोलते हैं कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन में भी ये एक तरह से सब्ज्यूम हो जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या फोर्स लगता है, पर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उसका रिलेशन जो है वो लॉरेंट्ज ने दिया 1895 में। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे कि जे थॉमसन ने जो है वो अपने मॉडल में क्या कहा, एटॉमिक मॉडल में, और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जो 3 कंक्लूजन है कि चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, और उसका जो E/m का जो रेशियो है वो किस तरह से निकाला, उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके अगले वीडियो में फिर अपन ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है उसको करेंगे।